मेरे दोस्त परवाह मत करना, चाहे सारा जमाना खिलाफ हो। मेरे दोस्त परवाह मत करना, चाहे सारा जमाना खिलाफ हो। चलना हमेशा वही रहा जिसमें सच्चाई और संघर्ष साथ हो। स्वागत है बच्चों आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं शशांक भट्ट आपके लिए लेके आया हूँ केमिकल बॉन्डिंग पे एक सेशन, जो कि किस चीज पे होगा आज, हाइब्रिडाइजेशन को यार एक फिनिशिंग टच देते हैं। अगर कहीं पे रेजोनेंस हो रहा है, यानी कि आपका लोन पेयर है ना, या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी वो है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे। देन उसके बाद हम बात करेंगे डाइपोल मूवमेंट पे, जो कि हमें आयनिक करेक्टर की जानकारी देगा कोवेलेंट बॉन्ड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप लोग भी पेन कॉपी लेके तैयार हो जाओ। ठीक, बात करेंगे हम रेजोनेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है हाइब्रिडाइजेशन पे वहां से। ठीक है, तो यार रेजोनेंस होता क्या है सर, है ना, रेजोनेंस है क्या, पहले तो आप हमें ये बताओ। तो रेजोनेंस क्या, मैंने तुम्हें नहीं बताया है यार, डीलोकलाइजेशन होता है। ठीक है, तो वहीं से ये बात ली गई है। वो ये कह रहे हैं कि अगर लोन पेयर क्या है, अगर लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है तो उसको आप लोन पेयर की तरह नहीं लोगे। सर कोई एग्जाम्पल दो ना, लो एग्जाम्पल लो आप, फिर बताना। देखो इस बात को प्रूफ कर रहे हैं ये जो लिखी है, देखो यहां मैं एक लिख रहा हूं मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH NH2। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या करा, यहां पे हमने एक मॉलिक्यूल लिखा है। पहले तो आप ये देखो, क्या सर यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, या रेजोनेंस का एक केस है। ये देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस होता है यहाँ पे किस तरीके से, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उठ के इधर आएंगे, ठीक, और फिर इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो रहे होंगे, तो एक बॉन्ड ब्रेक करके इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स की तरह चला जाएगा। रेजोनेंस को हम डबल इस एरो से दिखाते हैं, रेजोनेंस मैंने आपको पढ़ाया था। और कुछ देर बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड NH2, और नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा बच्चों, नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो देखो आप ये H है ना, यहाँ पे ये जो लगा रखा है हमने, ये क्या है, H है। कहीं कंफ्यूजन हो तो मैं दोबारा से बना देता हूँ, ध्यान से देखना। ये ठीक है, तो आपने देखा लोन पेयर यहाँ पे क्या हो रखा है, डीलोकलाइज। तो हम इसको क्या नहीं लेंगे, लोन पेयर की तरह कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, यहाँ पे किसकी, नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ध्यान से देखना आप। सर यहाँ पे तो 3 सिग्मा है और 0 लोन पेयर। लोन पेयर क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है, लोन पेयर इज नॉट कंसीडर्ड एज इट इज डीलोकलाइज्ड। ये क्या है बच्चों, डीलोकलाइज्ड है। क्या मतलब है, दैट इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस, है ना, हालांकि इसमें इन्वॉल्व है रेजोनेंस में। तो आ रही बात समझ में कि नहीं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर की वजह से sp2। बताओ इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। ठीक, अगर ये यहीं पे रहता तो मैं इसको एज अ लोन पेयर काउंट करता, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर sp3 बोल देता, बट अभी क्या है ये sp2। इतनी बात क्लियर हो रही है, हाँ सर। चलो फिर और दो सर एग्जाम्पल, कोई और ले लो यार आप एग्जाम्पल। देखो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आप इस मॉलिक्यूल को जानते हो, पायरोल को, ऐसा दिखता है बेटा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है कुछ इस प्रकार। आपको बताना है यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन, आपको यहाँ पे क्या बतानी है, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो कंपाउंड है इसका नाम है पायरोल। ठीक, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम पायरोल है, देख लो आप। तो सर ये वही केस तो आ गया, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला। तो ठीक है, ये वही केस है, ये लो इस प्रकार यहां से।
ठीक है कि नहीं? ठीक है सर। तो रेजोनेंस के बाद कैसा दिखेगा, मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं ये दिखाने के लिए कि रेजोनेंस हुआ है। क्या करने के लिए? ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे क्या हुआ है, रेजोनेंस हुआ है। ये रहा नेगेटिव और ये इस प्रकार। तो अब इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो यहाँ पे अगर मैं नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो 1 2 3 3 सिग्मा है और 0 लोन पेयर। लोन पेयर को काउंट नहीं किया, आपको भी पता है रीजन, जिसकी वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, क्योंकि स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। वहीं सर और कोई एग्जांपल लो, देखो आप, अब मैं नॉर्मल पायरोल नहीं, ऐसी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ले रहा हूं इस तरीके से। तो यहां देखो आप, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड ही है। यहाँ पे क्या है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड। तो ये वाला जो लोन पेयर है ये इस बार लोकलाइज्ड है। ये कैसा है, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है। क्या मतलब सर? दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, है ना? रेजोनेंस में क्या है, इन्वॉल्व नहीं है। तो वी विल कंसीडर इट, हम इसको कंसीडर करेंगे कहाँ पे? सो वी विल कंसीडर इट एज लोन पेयर। हम इसको कैसे कंसीडर करेंगे? लोन पेयर की तरह कंसीडर करेंगे। बताओ ये बात समझ आ रही है कि नहीं? लोन पेयर की तरह इसको क्या करोगे आप, कंसीडर करोगे। और लोन पेयर की तरह कंसीडर करोगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन के 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, क्या 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। अब हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? अब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। तो अंतर समझ आ रहा है, कब लोन पेयर को स्टेरिक नंबर में काउंट करना है और कब लोन पेयर को स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करना है, आपके सामने है। देखो और करा दूंगा कैसे, जितनी बात देख लो आप, याद रहेगी। अगर लोन पेयर अपनी जगह पे बैठा रहा, उसने रेजोनेंस नहीं किया, तो आप उसको एज अ लोन पेयर काउंट करोगे स्टीयरिक नंबर में। लेकिन अगर वो लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया तो फिर आप उसको एज अ लोन पेयर स्टीयरिक नंबर में काउंट नहीं करोगे। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। चलो हटा दें इसको, फिर और एग्जांपल देते हैं, बताना आप, ठीक है? तो यहां पे आपके सामने एग्जांपल ले रहे हैं हम किसका, ये लो, फ्यूरान है बच्चों। ये क्या है, फ्यूरान। बताना ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन। थायोफीन, ठीक। और लास्ट में मैं बना रहा हूं पिरीडीन। लास्ट में क्या बना रहे हैं, पिरीडीन बना रहे हैं। बताओ बच्चों क्या कहानी रहेगी? हेट्रो एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ऑक्सीजन का, सल्फर का और नाइट्रोजन का। बताओ यहाँ पे क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा? सर यहाँ पे ना, ये देखो आप, ये वो केस बन रहा है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला, ठीक है? तो यहाँ पे एक लोन पेयर जो है, एक लोन पेयर क्या है आपका, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ना? वन लोन पेयर इज यूज्ड इन रेजोनेंस। ये किस में यूज्ड है, रेजोनेंस में यूज है। हम इसको काउंट नहीं करेंगे, तो वी विल नॉट काउंट इट इन स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद भी 1 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर तो अब भी है ना, ठीक है? तो इसका स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, 3। और जिसकी वजह से यहाँ पे जो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 आएगा। थायोफीन में देखो बच्चों, यहाँ पे भी वही कहानी रह रही है, क्या लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस होगा, ठीक? तो यहाँ पे भी सल्फर 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, क्या 2 सिग्मा 1 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp2। पिरीडीन देखो यार, यहाँ नहीं हो पाएगा। यहाँ अगर आप देखते हो तो रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है? किस तरीके से कराओगे सर, होएगा ही नहीं रेजोनेंस यहाँ पे, ठीक?
तो यहाँ पे ये जो है ये कैसा है बच्चों, लोकलाइज्ड लोन पेयर है, ठीक, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नहीं है तो फिर आप इसको काउंट करोगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं आपसे तो ये कितना आ जाएगा 2 सिग्मा है ना, और एक लोन पेयर, तो इसके बाद कितना आ जाएगा स्टेरिक नंबर यहाँ पे 3 और हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp2। तो पता लग रहा है कब आपको लोन पेयर काउंट करना है और कब नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से आपको लुईस बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, जिस प्रकार ये पिरीडीन है ना अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है रेजोनेंस में, इसका मतलब जो लोन पेयर है नाइट्रोजन में वो अवेलेबल रहेगा डोनेशन के लिए, इज रेडिली अवेलेबल फॉर डोनेशन, है ना, वो किस में अवेलेबल रहेगा, डोनेशन के अवेलेबल रहेगा, ठीक है। सो कैन एक्ट एज लुईस बेस, और किसकी तरह एक्ट करेगा, लुईस बेस की तरह, ठीक है कि नहीं। तीनों को लगाओ सर ऑर्डर में। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, इसकी वजह से क्या होगी, लेस टेंडेंसी होगी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप क्या लगा सकते हो, लुईस बेस के स्ट्रेंथ में इनको अरेंज कर सकते हो, ठीक। हालांकि हमारा काम था आपको समझाना कब लोन पेयर को एज अ लोन पेयर काउंट करना है स्टीयरिक नंबर मेथड में और कब नहीं करना है। तो जब वो रेजोनेंस में जा रहा है तब आप काउंट नहीं करोगे, और जब अपनी जगह पे है तो आप उसे क्या कर लोगे, काउंट कर लोगे। ये कहानी थी रेजोनेंस का इफेक्ट हाइब्रिडाइजेशन पे, नोट करो आप। इसके बाद मैं आपको बताता हूं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में, ठीक है। इसके बाद हम किस पे बात करेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे बात होगी। छाप लो जल्दी से, लिख लिया होगा है ना, पॉज करके लिख लेना। इसके बाद हम बात कर रहे हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन की, किसकी, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन की। तो क्या होता है सर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, मतलब बॉन्ड बनाने के बाद भी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर छोड़ने के बाद भी अकेला इलेक्ट्रॉन रह जाता है, उसी विचारे को वजह से हम मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आपको साइड एटम को ध्यान से देखना है, किसको ध्यान से देखना है, साइड एटम को। अगर साइड एटम क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आपको ऑड इलेक्ट्रॉन को किसकी तरह काउंट करना है, तो आपको ऑड इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है लोन पेयर की तरह। आपको ऑड इलेक्ट्रॉन को किसकी तरह काउंट करना है, लोन पेयर की तरह। एग्जाम्पल दो सर कोई, ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, हेडिंग बना लो आप, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन। और ये पॉइंट नोट कर लेना कि साइड एटम अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऑड इलेक्ट्रॉन को आप कैसे काउंट करोगे, लोन पेयर की तरह। लिखो, फिर एग्जाम्पल देते हैं आपको, ठीक। तो इसके लिए जो एग्जाम्पल है, गले की बैंड बजी पड़ी है, रात भर ट्रैवल करने के बाद सुबह से क्या थी, ऑफलाइन क्लास, अब बारी है ऑनलाइन क्लास की, ठीक है। चलो हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए जो है पढ़ाई करना, ठीक है। एग्जाम्पल दो सर, क्या कर रहे हो, देखो NO2 को चेक करना, इसको NO2 को बनाओगे ना जब आप इसका स्ट्रक्चर, तो आपको किस प्रकार दिखेगा, ये आपको ये दिखेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। 1 2 3, ये रही कहानी, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन रहता है। तो आप मुझे बताओ क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये नहीं आ रहा है तो इससे समझ लो, रेडिकल से समझ लो। देखो हम ले रहे हैं एग्जाम्पल मिथाइल फ्री रेडिकल का,
इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं मिथाइल फ्री रेडिकल का। देखो CH3, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, 3 तो बॉन्डिंग में यूज है, ठीक है, और एक क्या है, एक जो है वो अनपेयर्ड है, मतलब क्या है, बॉन्ड नहीं बना रखा है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा है हाइड्रोजन से, ठीक है। तो इस वजह से ऑड इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी काउंटेड एज, को आप है ना लोन पेयर की तरह काउंट नहीं करोगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, इसको आप ओपन करके बना लेना, ये कुछ इस प्रकार दिखेगा आपको। तो आपको क्या दिखेंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड, कार्बन के यहाँ पे क्या है 3 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर, जिसकी वजह से स्टेरिक नंबर 3 और हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp2, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp2। देन नेक्स्ट मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने CF3 का, ये भी एक रेडिकल है। इसको जब आपने ओपन किया तो भी आपने 3 सिग्मा बॉन्ड देखे, लेकिन इस बार जो लोन पेयर था, है ना, यहाँ पे जो है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक, यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है फ्लोरीन से। सो ऑड इलेक्ट्रॉन जो है उसको आप काउंट करोगे तो ऑड इलेक्ट्रॉन विल बी काउंटेड एज लोन पेयर, और इसको आप क्या काउंट करोगे, लोन पेयर काउंट करोगे। कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। जब लोन पेयर काउंट कर लोगे तो आप देखना क्या हो जाएगा, कार्बन पे हो जाएंगे 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। इसका मतलब स्टेरिक नंबर कितना 4 और हाइब्रिडाइजेशन कितना sp3। तो समझ आया कब ऑड इलेक्ट्रॉन को एज अ लोन पेयर लेना है और कब नहीं लेना है। नोट करो इस बात को आप। छाप लिया, चल देख लो, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। कब लोन पेयर को स्टेरिक नंबर में लेना है, जब वो रेजोनेंस में ना जाए। कब ऑड इलेक्ट्रॉन को स्टेरिक नंबर में लेना है, जब सेंट्रल एटम जिसपे ऑड इलेक्ट्रॉन है वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम से लगा हुआ है। आ गई सर, बात आ गई समझ में, हटा दें, हटा दो सर। नेक्स्ट देखो आप, परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। यार एक बात ध्यान से सुनना, कोई भी जो बॉन्ड है वो ना तो 100% कोवेलेंट होता है और ना ही 100% क्या होता है, आयनिक होता है। अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर बॉन्ड की आपसे बात करूं तो 100% आइडियल तो वो चीज होती ही नहीं है ना। 100% आइडियल हम भी नहीं है, इधर उधर देखना पड़ता है, कभी कभार क्वेश्चन फंस जाता है तो, है ना। 100% आइडियल आप भी नहीं है, आपसे जो काम कहा जाता है करते तो है नहीं। तो वैसे ही कहानी बॉन्ड के साथ है, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं है, कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड में जो थोड़ी बहुत मिलावट है आयनिक करेक्टर की, उसके बारे में। कैसे कैलकुलेट करोगे उसको आप कैलकुलेट करोगे डाइपोल मोमेंट की हेल्प से। उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, डाइपोल मोमेंट की हेल्प से। होता क्या है डाइपोल मोमेंट, ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड भी है इसका और क्या है, डायरेक्शन भी है। दैट इज इट हैज मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ क्या है इसका, डायरेक्शन भी है, एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है सर, समझ आ गया। क्या कोई फॉर्मूला है इसका? हाँ यार, न्यू से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। इसका जो सिंबल है वो ये है और फॉर्मूला है Q इंटू डी। ठीक, Q क्या है सर यहाँ पे, अगर मैं Q की बात करूं तो Q है आपका चार्ज, और अगर D की बात करा जाए
तो वो है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। अब चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। और इसकी जो यूनिट है वो क्या है, डिबाई है। डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या है, डिबाई। अगर किसी कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो आता है तो वो कंपाउंड कैसा होता है, पोलर होता है। तो वो कंपाउंड कैसा होता है, पोलर होता है। वहीं अगर डाइपोल मोमेंट क्या आ जाए, जीरो, तो वो कंपाउंड कैसा हो जाता है, नॉन पोलर। तो ये बहुत ही अच्छा एक टर्म है जो कि आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करता है, मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। अगर डाइपोल मोमेंट कैसे आता है वो हम देखेंगे, बट जैसे भी आता है सर, अगर वो जीरो नहीं आ रहा है तो कंपाउंड या मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर होगा। लेकिन अगर डाइपोल मोमेंट जीरो आता है तो वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है सर, बात समझ आ गई। अब हम अलग अलग केसेस में देखेंगे बच्चों डाइपोल मोमेंट है या नहीं है, ठीक है। नेट डाइपोल मोमेंट कैसे आएगा, इसको अगर आप देखना चाहते हो तो कहां पे दिखाया जाए, चलो अगले उसमें दिखा देंगे, इसको नोट करो आप। देखो हम केस लेके चल रहे हैं बच्चों, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। किसका केस है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। ठीक है कि नहीं, ठीक है सर। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते क्या है, पहले ये तो बताओ आप। भाई होमो मतलब सेम, एटॉमिक मतलब एटम्स, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन्स सेम एटम्स, जिनमें क्या हो, सेम एटम्स हो। जैसे आपका H2 है, ठीक है। तो यार यहाँ पे जो है ना वो टग ऑफ वॉर, मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी समझाया था, किस प्रकार चल रहा होगा, कुछ इस प्रकार। ये दो टीम्स हैं बच्चों और इनमें रस्सी खींच का गेम चल रहा है और अब हमें विनर डिसाइड करना है। अब हमें क्या है, विनर डिसाइड करना है। तो ये रस्सी के मार्क हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ये जिसकी तरफ को शिफ्ट हो गए वो टीम क्या हो जाएगी, विनर हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों टीम के पास एक ही प्लेयर है जो क्या है, H। और भले ही प्लेयर एक एक हो सर, दोनों की पावर भी सेम है, दोनों की पावर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन पुल करने की सेम है। तो कोई भी टीम जो है वो विनर नहीं होगा, मतलब डाइपोल मूवमेंट क्या आ जाएगा, जीरो। सिमिलरली O2 में देख लो आप, दोनों टीम्स जो इलेक्ट्रॉन पुल कर रहे हैं उनकी पावर सेम है, तो सर काय का डाइपोल मूवमेंट। और देख लो सर, और देख लो N2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, N2 है, बना लो, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और क्या बिगड़ जाएगा सर। टीम तो वही रहेंगी ना जिनके बीच में मैच चल रहा है, टीम्स तो वही रहेंगी जिनके बीच में मैच चल रहा है, ठीक है सर। तो यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट कितना है, जीरो है। तो हमें ये पता लग गया अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सारे एटम क्या है, सेम, तो वहां पे डाइपोल मोमेंट कितना होगा, जीरो। जैसे P4 है तो यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट जीरो, S8 है यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट जीरो। हर जगह जो है वो डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। अगर आपका मॉलिक्यूल कैसा है, अगर मॉलिक्यूल है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और कोई रह गया क्या, नहीं, और तो कोई नहीं है, ठीक है। तो ये सारे केसेस आपके किसके हैं, ये सारे केसेस हैं आपके होमो एटॉमिक के, नोट कर लो। फिर हम आपको हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल की तरफ ले चलते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, these are always नॉन पोलर, ये हमेशा क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। एज दे हैव, क्यों, एज दे हैव म्यू नेट इक्वल टू जीरो। इनका डाइपोल मोमेंट कितना रहता है, जीरो। अब म्यू नेट की बात कर ही ली है सर, तो निकाल के बता दो किस प्रकार निकलता है यार। देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अगर कोई भी दो डाइपोल्स हैं
तो μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर 2 μ1 μ2 cos थीटा, ठीक है, cos थीटा रूट में ही रहेगा सारा कहानी। दिख रहा है ना, क्लियरली विजिबल है लास्ट तक, ठीक है। अब हम हेट्रो एटॉमिक पे आ रहे हैं, देखना। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं बेटा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। इसमें है कि डिपेंडेंस रहेगी। हेट्रो एटॉमिक क्या होंगे यार, होमो मतलब क्या था, सेम था, तो हेट्रो मतलब दैट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास क्या हो, डिफरेंट टाइप के एटम्स हो। एग्जाम्पल दोगे सर को, ये लो भाई H2O ले लो आप। अब तो आप बनाना भी सीख गए हो, तो सर ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है कि नहीं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सर ऑक्सीजन की है। तो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ को रहेंगे, ऑक्सीजन की तरफ को रहेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, इधर को शिफ्ट हो जाएंगे ना। सिमिलरली इसकी वजह से यहाँ से चले गए तो पॉजिटिव, यहाँ पे आ गए तो नेगेटिव, यानी कि डाइपोल ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। इसका एरो कहाँ रहता है बच्चों, एरो रहता है हेड उधर को जहां पे कि इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं, ठीक है। हेड ऑफ एरो क्वेश्चन आया हुआ है स्टेटमेंट बेस्ड 2023 में, अभी कराएंगे भी आपको। तो यहीं से हेड ऑफ एरो पॉइंट्स टुवर्ड्स डायरेक्शन where electrons are shifted and tail from where electrons are shifted, ठीक है। towards direction where इसको किस तरीके से लिखा जाए, सही से लिख देते हैं। हेड ऑफ एरो पॉइंट्स टूवर्ड्स डायरेक्शन वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड एंड टेल फ्रॉम वेयर थोड़ी इंग्लिश है ना, अजीब सी लग रही है, बट आप समझ तो रहे हो। एरो किधर जाएगा, एरो उधर जाएगा सर जहां पे कि इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे, और टेल कहाँ रह जाएगी, जहां से इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। तो हम ये कर लेते हैं कि भाई जो इसका हेड है वो क्या दिखा रहा है, जहां इलेक्ट्रॉन गए, और टेल जो है, टेल दिखा रहा है जहां से इलेक्ट्रॉन गए। ठीक है कि नहीं, बताओ, इतनी बात समझ आ रही है। और एग्जाम्पल लो सर, और ले लो यार आप, और चाहिए आपको एग्जाम्पल, आप और ले लो। ये देखो BCl3, उससे पहले CO2 का ले लेते हैं एग्जाम्पल। किसका, CO2 का। ध्यान से देखना, आप जानते हो सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे, कार्बन है सर। कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन कैसा है, ऑक्सीजन है डायावैलेंट, ऑक्सीजन कैसा है डायावैलेंट, इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या है, 2 सिग्मा 0 लोन पेयर sp है। एंगल कितना है बच्चों, एंगल है 180 का। तो अगर मैं इस डाइपोल की बात करूं तो जितना मैग्नीट्यूड इसका होगा, क्या उतना ही मैग्नीट्यूड इसका भी होगा, क्योंकि ये अराइज किसकी वजह से हो रहा है,
ये अराइज हो रहा है सर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की वजह से। ये अराइज किसकी वजह से हो रहा है? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की वजह से। तो अगर मैं यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट निकालूं तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अंडर रूट म्यू वन का स्क्वायर, को भी म्यू मान लो, म्यू टू का स्क्वायर को भी म्यू मान लो, तो म्यू का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर 2 म्यू और cos 180। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे 2 म्यू स्क्वायर, ये 2 म्यू स्क्वायर, बस cos 180 की वैल्यू क्या है? -1, तो ये कैंसिल हो जाएगा और नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा? 0। अभी मैंने नेट का फॉर्मूला लिखवाया था आपको, अरे ऐसे समझ लो यार, जैसे आप दो वेक्टर्स का एडिशन करते थे तो यहाँ से आपका रिजल्टेंट आता था, ये μ1 μ2, तो यहाँ से आप क्या लिखते थे? नेट डाइपोल मोमेंट लिखते थे। उसी प्रकार यहाँ से क्या होगा? जो नेट डाइपोल मोमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब CO2 कैसा है? CO2 नॉन पोलर है। वहीं अगर इसकी बात करें H2O कैसा है? H2O कैसा है? पोलर है। तो पोलर और नॉन पोलर देखना आ गया आपको। जहां पे कुछ भी वैल्यू आए, हमें मतलब नहीं है कितनी आई, है ना, कुछ भी वैल्यू आए डाइपोल मोमेंट की, बस आ जाए, तो वो कंपाउंड क्या होता है? पोलर होता है। लेकिन सर अगर कहीं पे कोई वैल्यू आई नहीं डाइपोल मोमेंट की तो वो कंपाउंड क्या हो जाता है? वो कंपाउंड हो जाता है नॉन पोलर। बताओ क्लियर है मामला? और देख लो आप एक आध एग्जाम्पल देखो इधर, सिंपल एग्जाम्पल ले लेता हूं आपके सामने HCl का, बहुत ध्यान से देखना। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसकी तरफ को जाएंगे? सर आप पूरी हमें वो पढ़ा चुके हो पीरियोडिक, और आपने बताया है कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उसके बाद किसी का नंबर आता है तो वो कौन है? वो क्लोरीन डॉन है। वो कौन है? वो क्लोरीन है। ठीक है, वो कौन है? वो क्लोरीन है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स किसके पास रहेंगे? क्लोरीन के पास। कुछ देर बाद आपको इधर को दिखेंगे, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, और ये एरो ऐसे आना चाहिए, है ना। हेड जहाँ कोई इलेक्ट्रॉन गए और टेल जहाँ से इलेक्ट्रॉन गए। ठीक, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो आएगा, मतलब ये कैसा है? पोलर है। ये कंपाउंड कैसा है? पोलर। BCl3 को चेक करो आप, इसको BCl3 को, सेंट्रल एटम बोरॉन है और ये रहने वाला है ट्राइगोनल प्लेनर। ये कैसा रहने वाला है? ट्राइगोनल प्लेनर रहने वाला है। तो अगर मैं आपको बॉन्ड एंगल की बात करूं तो ये कितना होता है? 120 होता है। ठीक है, सारे बॉन्ड एंगल कितने होते हैं? 120। यहाँ का डाइपोल मोमेंट ये, यहाँ का डाइपोल मोमेंट ये। तो पहले इसका नेट निकाल लें, ये आ जाएगा म्यू डैश। ठीक, और इसका डाइपोल तो इधर को है ही, तो म्यू डैश कितना आएगा बच्चों? अगर मैं इसको μ1 मान लूं तो μ1 सेम ही है ये, है ना। तो μ1 का स्क्वायर प्लस μ1 का स्क्वायर 2 μ1 cos 120। cos 120 की वैल्यू होगी -1/2। ठीक है, cos 120 की वैल्यू कितनी होगी? -1/2 μ1 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2 μ1 का स्क्वायर -1/2। क्या आ रहा है? -1/2। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा μ1 का स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा? μ1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? μ1। तो ये भी μ1 रहेगा। तो अगर मैं म्यू नेट की बात करूं तो अब इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? ठीक है, ये रिजल्टेंट के बीच में, तो इसके बीच में एंगल बन रहा है 180 का। तो जब भी 180 का बनेगा यार, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि वो क्या हो जाना है? वो तो -1 हो जाना है सर cos 180, और नेट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा? 0। तो इसको आप रफली भी देख सकते हो यार, है ना।
आपने इधर इधर बनाया, इसका रिजल्टेंट इधर और ये इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है 180 का। तो सर ऑब्वियस है कि डाइपोल मोमेंट्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल था, कैलकुलेशन के साथ मैंने आपको बता दिया। अब देखो आप नेक्स्ट एक निमोनिक लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें कि हम वही बात कह रहे हैं जो कि आपके भाई बंधु भी कहते हैं, क्या, ऑल टाइम बस पढ़ाई, हर समय बस पढ़ाई करो। हालांकि ऐसा करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ऑल टाइम बस पढ़ाई। इधर देखो अब तुम्हारे काम की चीज आ गई, नो लव प्यार। सर बिना प्यार मोहब्बत के कैसे काम चलेगा, है ना, बताओ कैसे काम चलेगा, चल सकता है क्या, नहीं चल सकता है सर। आज के समय में आलम ये है कि कोई भी दो शब्द, ठीक है, तसल्ली से बोल ले आपसे, आपको लगता है यही है, ठीक है, ही और शी इज द वन, ये है। अरे भाई तुम इतना तुमने अकेला कर लिया है खुद को कि हल्का सा कोई इंसान बात भी करता है तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, तुम पगला जाते हो। पगलाना नहीं है, ये भी नहीं करना है तो भी पगला जाओगे, है ना। ऑल टाइम बस पढ़ाई भी नहीं करनी है, नो लव प्यार, क्या कहें बताओ, करते थोड़ी हैं सर, हो जाता है, ठीक है। तो देखो आप, इससे अच्छा घर वालों से बात करो, है ना। लोनलीनेस का ही कॉज है जो हम जल्दी से लोगों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो बात करते हैं हमसे, बस हम तो क्या है सोच लेते हो गया मिंगल मिंगल ब्लडी सिंगल, है ना। देखो ऑल टाइम बस पढ़ाई, नो लव प्यार, ऑल स्टूडेंट सेलेक्टेड, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका। तो अगर मैं थोड़े से अच्छे से बताऊं आपको तो देखो क्या है ये है ए से, ए का मतलब है ऑल, बी का मतलब है बॉन्ड और पी का मतलब है पेयर। यानी कि किसी सेंट्रल एटम के पास अगर सारे क्या हैं, किसी सेंट्रल एटम के पास अगर सारे बॉन्ड पेयर हैं तो क्या होगा, अभी बताते हैं ना। सारे क्या हैं, बॉन्ड पेयर हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर, कोई भी क्या नहीं है, लोन पेयर नहीं है। सारे बॉन्ड पेयर हैं और कोई भी क्या नहीं है, लोन पेयर नहीं है। और साथ ही साथ सारे जो साइड एटम है, ऑल साइड एटम सेम, और सारे साइड एटम क्या है, सेम है। ऐसी कंडीशन में बच्चों, ठीक है, सारे बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है और सारे साइड एटम क्या है, सेम। ऐसे में कंपाउंड जो होगा, कंपाउंड विल बी नॉन पोलर। ऐसे में क्या होगा, कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर हो जाएगा। कलर विजिबल है या ज़्यादा डार्क हो रहा है, ये तो ब्लर हो रहा है यार, मैं मैनुअल किया था तब भी ब्लर हो रहा है, ठीक है। दोबारा से लिख दूंगा अगर ये कलर विजिबल नहीं है तो, ठीक है, आप लोग देख लेना। ये देखो, ऑल बॉन्ड पेयर प्लस नो लोन पेयर प्लस ऑल साइड एटम से। ऐसे में then molecule is नॉन पोलर। ऐसे केस में मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, नॉन पोलर हो जाता है। ये सही है कि नहीं है, तो नहीं है तो मैं बोल भी रहा हूँ, आप सुन सकते हो, सुनने में तो माहिर हो आप, ठीक है। एग्जाम्पल लो सर, ठीक, एग्जाम्पल है PCl5 का। सेंट्रल एटम देखो फॉस्फोरस है, इसके सारे जो हैं वो इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, TBP ज्योमेट्री बना रहा है, सारे साइड एटम सेम है, कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है कि नहीं, सारे बॉन्ड पेयर हैं, इसलिए यहाँ पे भी डाइपोल मूवमेंट कितना आएगा, 0, और ये कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। SF6 को देखो,
सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के पास क्या है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टाहेड्रल है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, सारे साइड एटम सेम है, ठीक है, उसी के साथ साथ सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है, और ये कंपाउंड भी कैसा हो जाएगा नॉन पोलर। इसे देखो आप IF7, यहाँ पे क्या है आयोडीन पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑल आर बॉन्डेड टू क्लोरीन, यानी कि साइड एटम भी सेम है, तो इसके लिए भी डाइपोल मोमेंट 0 और ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन पोलर, ये कैसा हो जाएगा नॉन पोलर हो जाएगा। बताओ इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, समझ आ रही है बात, ठीक है, तो कलर आई होप सही दिख रहा होगा आपको, ये बात जरूर ध्यान रखना है यार, सारे साइड एटम सेम, कोई भी लोन पेयर नहीं, और सारे क्या हों साइड एटम हो, तो वो कंपाउंड कैसा हो जाता है नॉन पोलर हो जाता है। इंपॉर्टेंट है निमोनिक, ध्यान रखना, ऑल टाइम बस पढ़ाई, नो लव प्यार, ऑल स्टूडेंट सेलेक्टेड। अब बात करते हैं बेटा बेंजीन डेरिवेटिव्स की। अब किसकी बात चलेगी, अब बात चलेगी बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स की। क्या बात करोगे सर बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में, क्या ही बात करें यार। देखो बेंजीन जो होता है, अगर मैं आपसे बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन जो होता है सारे इसमें क्या है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज, सो नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा 0, और ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन पोलर, बेंजीन कैसा हो जाएगा नॉन पोलर। लेकिन अगर वही मैं बात करूं आपसे क्लोरोबेंजीन की, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं आपके सामने क्लोरोबेंजीन की, तो क्लोरोबेंजीन का अपने आप में एक डाइपोल है जो कि कितना है, वो है 1.5 डिवाई, कितना है 1.5 डिवाई। अब एक का पता लग गया तो आप बाकी निकाल सकते हो। देखो किस प्रकार निकालोगे देखना, ठीक है, ये रहा और ये रहा, कितना एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है बताओ, मेरे हिसाब से तो 120 का बन रहा है सर, हाँ 120 का बन रहा है। एक डाइपोल आपका ये है, एक डाइपोल आपका ये है। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है आपको, आपको क्या निकालना है इसका रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, अगर इसको भी मैं म्यू मान लूँ तो म्यू का स्क्वायर, म्यू का स्क्वायर, ठीक है, टू म्यू स्क्वायर कॉस 120, कितना आ रहा है कॉस 120, कॉस 120 की वैल्यू कितनी, कॉस 120 की वैल्यू -1/2, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा म्यू, तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ रहा है म्यू, अगर बेंजीन डेरिवेटिव्स में जो है वो कितने पे लगे हैं 120 पे लगे हैं, 120 पे कनेक्टेड हैं। इसी तरीके से आप 3 के लिए भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, 2 का निकालना फिर उसमें से तीसरे के लिए निकाल देना, आ जाएगा ना, ठीक है, नोट कर लेना बच्चों। नेक्स्ट देखो आप, कुछ केसेस हैं यहाँ पे HF, HCl, HBr, HI, यहाँ पे आप चार्ज को प्रायोरिटी दोगे, ठीक है, यहाँ पे आप किसको प्रायोरिटी दोगे, चार्ज को, ठीक है। देखो फिर क्योंकि डिस्टेंस जब आप देखोगे तो यहाँ बढ़ते जा रहा है, तो इधर को डाइपोल मोमेंट बढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। इस केस में आप
हेयर प्रायोरिटाइज चार्ज, ठीक है, इन प्लेस ऑफ साइज। साइज की जगह किसको प्रायोरिटी दोगे? चार्ज को दोगे। कैसे सर कैसे? अरे यार जैसे आप ये देखो ना, एच एफ है, तो एच एफ में क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है तो चार्जेस ज़्यादा डेवलप होंगे। एच सी एल में थोड़ा कम है तो कम चार्जेस, ठीक है। एच बी आर में और कम हो गया और कम चार्जेस, ठीक है। एच आई में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई तो और कम सेपरेशन। तो इसी तरीके से अगर हम डाइपोल मोमेंट के फॉर्मूले में चार्ज को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? डाइपोल मोमेंट। और यार चार्ज तो इधर को बढ़ेगा सर, है ना, इधर से इधर जाने में चार्ज क्या है? इंक्रीज होगा, ठीक है, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो डाइपोल मोमेंट है आपका वो भी लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। इधर देख लो सर, इधर, ठीक है, हियर वी कंसीडर कंबाइंड इफेक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे? कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे, किसका? चार्ज का और डिस्टेंस का। देखो अगर आपसे मैं चार्ज की बात करूं तो ऑब्वियस है सर, कार्बन फ्लोरीन के बॉन्ड में चार्ज सेपरेशन क्या है? ज्यादा है। डिस्टेंस की बात करोगे तो डाउन द ग्रुप जो है वो डिस्टेंस बढ़ते रहता है, ठीक है सर। तो कुल मिला के, ठीक है, एंड बाय कंबाइनिंग बोथ इफेक्ट्स, अगर हम दोनों इफेक्ट्स को कंबाइन कर दें तो हमें क्या ऑब्टेन्ड होता है? वी गेट, आपको देखने को मिलेगा कि CH3Cl का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है CH3F से, और बाकी कहानी वैसे ही चलेगी जैसी आपने सोची थी। हालांकि कई बार ही ऐसा होता है, जैसा आप सोचो वैसा हो जाए, बट हो गया यहाँ पे, ठीक है कि नहीं? बताओ, ऑर्डर समझ आ गया? कैसे लगाओगे आप? हेलोजन एसिड्स के केस में चार्ज को प्रायोरिटी दोगे, और हेलो एल्केन्स के केस में, मोनो हेलो एल्केन्स के केस में आप चार्ज और साइज का कंबाइन इफेक्ट लगाओगे, जिसकी हेल्प से आपको ये देखने को मिलेगा कि CH3Cl का डाइपोल मोमेंट जो है वो सबसे ज्यादा है। हटा दें इसको, हटा दो। नेक्स्ट देखो आप, जितना ज्यादा बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम होंगे उतना ही कम क्या होगा? डाइपोल मोमेंट। इस बात को ध्यान से समझना आप, जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम होंगे, हिंदी में भी लिख दूंगा कहोगे तो, है ना, अंग्रेजों में रहे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम उतना कम डाइपोल मोमेंट। अब इसी बेसिस पे आप ऊपर वाला एग्जांपल लगाओ। देखो यार CCl4 में क्या है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम्स हैं जो कि हैं 4, और ऑल बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर साइड एटम सेम। ये वाली कंडीशन यहाँ पे लग रही है। CCl4 में क्या लग रहा है? ऑल बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर, ऑल साइड एटम्स सेम। तो इसमें तो है ही नहीं। और जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है नंबर, ये क्लोरोफॉर्म है, और वो जो था वो क्या था? वो था कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का काम करता है। और देखो
CH2 Cl2 CHCl3। ठीक, ये क्या लगाया आपने, ये हमने लगा दिया ऑर्डर में, किसके, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट। किस ऑर्डर में लगा दिया, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट के। देख लो आप, हेलोजन एसिड्स का केस करवाया, हेलो एल्केन्स का करवाया, मोनो हेलो एल्केन्स का, डाई ट्राई टेट्रा हेलो एल्केन्स का भी केस करवा दिया है। आप देख सकते हो। बात क्या ध्यान रखनी है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम होंगे सर, उतना ही कम क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट होगा। ठीक है सर, नोट कर लेते हैं इसको। चलो, NH3 और NF3 का केस देखो बच्चों। अब आप इनकी ज्योमेट्री वगैरह पढ़ चुके हो। NH3 जो होता है वो पिरामिडल होता है। NH3 कैसा होता है, पिरामिडल। NF3 भी तो पिरामिडल होता है सर। हाँ, किसने मना किया, NF3 भी क्या होता है, पिरामिडल होता है। हम तो ये पूछना चाह रहे हैं डाइपोल मूवमेंट ज्यादा कहाँ पे होगा। हम आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, डाइपोल मूवमेंट जो है वो ज्यादा कहाँ पे होगा, बताओ। डाइपोल मूवमेंट ज्यादा कहाँ पे होगा, समझ आ रही है कुछ बात या नहीं सर। इसमें और इसमें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और यहाँ पर भी। तो इन तीनों का रिजल्टेंट तो कहाँ आ रहा है, ऊपर को आ रहा है। अगर मैं दूसरे कलर से आपको दिखाऊं, ये रहा लोन पेयर्स का, और जो नेट रिजल्टेंट आ रहा है वो ये आ रहा है। यानी कि बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स की वजह से जो डाइपोल है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से दोनों क्या है, एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ आपसे बात करूँ तो यहाँ पे तो पहले ये नीचे आ रहा है। ठीक है, ये क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, और लोन पेयर्स की वजह से ये कहाँ जा रहा है, ऊपर को जा रहा है। तो आप मुझे बताओ क्या इफेक्ट आना चाहिए, किसकी बात हम माने, NH3 की या NF3 की, बताओ क्या पल्ले पड़ रहा है आपको। सर फ्लोरीन हालांकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक, तो जिसकी वजह से होना ये चाहिए कि नेट डाइपोल मूवमेंट जो है वो नीचे को होना चाहिए, नेट डाइपोल मूवमेंट जो है वो नीचे को होना चाहिए। बट वो कैंसिल भी तो हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है, कैंसिल भी तो हो रहा है, डैश और डबल डैश। तो अगर मैं बात करूं आपसे तो यहाँ पे ऑर्बिटल डाइपोल एंड लोन पेयर डाइपोल मूवमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो म्यू नेट जो है वो ज़्यादा होगा, म्यू नेट डबल डैश क्या होगा, ज़्यादा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो सर अपोजिट्स हैं, है ना, ऑर्बिटल डाइपोल एंड लोन पेयर डाइपोल आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, डेट्स वाई ऑन ऑब्टेनिंग रिजल्टेंट म्यू नेट जो है वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। म्यू नेट क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। तो ज़्यादा किस में आ रहा है, NH3 में। देख के क्या लग रहा था, NF3। तो यही है सर, जो लगता है वो होता नहीं है, जो होता है वो लगता नहीं है, और इसी होने लगने के चक्कर में हमारे लग जाते हैं एल। एल ना लगे, आप अच्छे से पढ़ाई करें, यही आपको ध्यान रखना है। NH3 और NF3 में किसका डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा, बताओ। NH3 का, है ना, किसका ज़्यादा होगा, NH3 का। बुक से रीज़न पढ़ लेना आप।
डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशन देखो, अगर यार डाइपोल मोमेंट क्या आ रहा है आपका, जीरो आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल है ना, जिससे कि हर तरफ के डाइपोल मोमेंट क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो आता है, तो कहीं ना कहीं का डाइपोल बच रहा है, मतलब वो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, और उसी अनसिमेट्री की वजह से वहाँ पे क्या क्रिएट हुआ है, डाइपोल क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट देखो आप, परसेंटेज आयनिक करेक्टर कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर, जिसका की फॉर्मूला है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ म्यू अपॉन में थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू आएगी Q इंटू डी करके, और एक्सपेरिमेंटल जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। आगे हम आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आए हैं, बहुत ध्यान से देखना आप। कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl। क्या कैलकुलेट करना है, डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है HCl का। अगर बॉन्ड डिस्टेंस कितना है 1.34 एंगस्ट्रम, और चार्ज कितना है 4.8, 10 की पावर -10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना। ESU का क्या मतलब होता है, ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो पहले तो आप डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करो, उसके बाद आप परसेंटेज आयनिक करेक्टर कैलकुलेट करना। इफ, है ना, आयनिक करेक्टर ये एक साथ आ गया। इफ म्यू एक्सपेरिमेंटल इज 1.085 इंटू 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आप डाइपोल मोमेंट निकालो। आप क्या निकालो, डाइपोल मोमेंट। उसके लिए हम हेल्प लेंगे कैलकुलेटर की। देखना आप कैसे आएगा, ये तो एक्सपेरिमेंटल है, एक तो थ्योरेटिकल कितना आएगा, थ्योरेटिकल जो आएगा वो आएगा Q इंटू डी करके। वो कैसे आएगा, Q इंटू डी करके। Q कितना है 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU, और डिस्टेंस कितना है 1.34 10 की पावर -10 मीटर। और मीटर को किस में कन्वर्ट करना है आपको, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे सर, डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है। किससे डिवाइड कर दोगे, 100 से, या मल्टीप्लाई करोगे मीटर को सेंटीमीटर। सर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तभी तो जाके सेंटीमीटर आएंगे, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। अब आप चेक करो, सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है 4.8 इंटू 1.34, 4.8 इंटू 1.34, तो ये आ रहा है बच्चों 6.432 10 की पावर कितना आ जाएगा -18 ESU सेंटीमीटर। वहीं अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो वो क्या आता है, परसेंटेज कितनी आती है, परसेंटेज जो है वो एक्सपेरिमेंटल अपॉन थ्योरेटिकल है। परसेंटेज क्या है, एक्सपेरिमेंटल अपॉन थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल है अपॉन में क्या है, थ्योरेटिकल है, इनटू 100। एक्सपेरिमेंटल कितना है, एक्सपेरिमेंटल है 1.085 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर, अपॉन में कितना है 6.432 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर। क्या आ रहा है, 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर। चल ये कैंसिल हो जाएगा, इंटू 100 का ध्यान रखना आप, किसका, 100 का। इसको सॉल्व कर लो, 1.085 डिवाइडेड बाय 6.432, ठीक, कितना आ रहा है, डिवाइडेड बाय 10 की पावर -10 है ना ये, ठीक है, 16.86 आएगा बच्चे। आंसर कितना आएगा, 16.86। तो ध्यान रखना ESU जैसा जिसमें यूनिट दी है उसी यूनिट के हिसाब से आप सॉल्व कर लेना। कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हो अगर आपको क्वांटिटी क्वालिटी दोनों मेंटेन रखनी है तो, है ना। वरना घंटों आप कैलकुलेशन ही करते रहोगे, हमें तो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है ना। देख लो एक बार, नोट कर लेना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, बट NAT
जिस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं ना 10, तो उनमें से एक क्वेश्चन इस तरीके के आने के चांसेस हैं। अगली एप्लीकेशन है बेटा, आप सिस और ट्रांस आइसोमर के बीच में क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। सर कैसे करें, ये देखो बना देते हैं ना एक आज आपके लिए। ये एटम्स के बीच में एंगल देखना, ये मत देखना डबल बॉन्ड की सेम साइड है। यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है 180, यहाँ कितना एंगल बन रहा है 180, तो ये क्या है आपकी ट्रांसफॉर्म है। ये क्या है, ट्रांसफॉर्म है। तो यहाँ आप देखोगे ये डाइपोल इधर, ये डाइपोल इधर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये डाइपोल इधर, ये डाइपोल इधर, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ रहा है, यहाँ से 0 आ रहा है। मतलब ये कैसा है, ये नॉन पोलर है। तो हम नॉन पोलर देखते ही कह देंगे वो कैसा है, ट्रांस है। वहीं अगर मैं सिस की बात करूं आपसे, कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, कार्बन और हाइड्रोजन में ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो सिस फॉर्म है, सिस फॉर्म क्या, सेम ग्रुप में बीच में एंगल 90 का। तो यहाँ पे जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 के इक्वल नहीं है। मतलब कंपाउंड कैसा है आपका, कंपाउंड कैसा है, पोलर है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से आपने क्या डिस्टिंग्विश कर लिया, पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स के बीच। नेक्स्ट देखो आप, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन, ध्यान से देखो। जब एंगल कितना था बच्चों, 60 था। जब एंगल कितना था, 60 था, तो cos 60 यानी कि 1/2 कैंसिल हो जाता, ये कितना आता, √3 म्यू आता है। ये 120 पे लगा दिया तो ये आ जाता है आपका म्यू, ठीक है। और देखो, और यहाँ जब आप निकालते तो म्यू कितना आ जाता, 0 आ जाता, ठीक है कि नहीं। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, ये क्या होता जा रहा है, म्यू की वैल्यू कम होती जा रही है। तो म्यू की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, बॉन्ड एंगल के, ठीक है कि नहीं, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे मैं कह रहा था इस तरीके का क्वेश्चन आ रखा है और इसी बार पूछा गया है, पढ़ो इसको, रीड करो आप। देखो, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी convention. It is depicted by a small arrow with tail on negative center. टेल नेगेटिव पे कहाँ, पॉजिटिव पे होती है, हेड, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, ये तो सर फॉल्स है, ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स। नेक्स्ट देखो आप, द क्रॉस्ड एरो ऑफ डाइपोल मूवमेंट सिंबलाइजेस द डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट ऑफ चार्जेस इन अ मॉलिक्यूल। हाँ ये बात सही है, ठीक। तो स्टेटमेंट सेकंड सही है और फर्स्ट क्या है, इनकरेक्ट है। तो बी इज द राइट आंसर। देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन रहा है यार डाइपोल मूवमेंट से, तो आप देख लो कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इस पे इतना फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट देखो, द डाइपोल ऑफ CCl4 इन द ऑर्डर। कोई दिक्कत नहीं है, MCQ था, उन्होंने बनाया नहीं ऑप्शन, मतलब मैंने लिख के नहीं दिया होगा। तो एक बात आपको बताई थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम जो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डाइपोल मोमेंट के। तो देख लो आप, सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, उसके बाद ये और फिर ये, तो ये ऑर्डर रहेगा। CH4 में एक भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो अच्छा खासा डाइपोल मोमेंट, CCl4 में चारों हैं तो कम, ठीक। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट। तो मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तो 0 रहता है, ठीक है। CH4 में भी 0 रहेगा, ऑल बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर, ऑल साइड एटम सेम।
ठीक, यहाँ पे अगर आप देखते हो, ठीक, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो क्या है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ भी नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर आपने, मैंने बताया था यार यहाँ पे ये भी डाइपोल इधर को रहता है और साथ में ये भी डाइपोल रहता है। सिमिलरली ये डाइपोल तो इधर रहता है, बट NF3 में ये वाला डाइपोल किधर को रहता है, फ्लोरीन की तरफ को रहता है। तो ज़्यादा रिजल्टेंट इधर को अच्छा आएगा, यानी कि NH3 के मॉलिक्यूल का क्या होगा, मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट होगा। बताओ समझ आ रही है बात की नहीं? ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बात समझ आई होगी। लास्ट क्वेश्चन था यार, है ना। थैंक यू वेरी मच अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और खजांस रूल वगैरह रह गया है, उसके बाद MOT, तो 2 या 3 लेक्चर का अपना कंटेंट करने के बाद हम लोग केमिकल बॉन्डिंग क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो तब तक आप रिवाइज करते रहो, है ना। फिर थर्मोडायनेमिक्स नेक्स्ट यूनिट अपनी। चलो फिर, थैंक यू वेरी मच।